ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया ने अभी पिरामिड्स का नाम भी नहीं सुना था। तब एक देश था खांडक, जहाँ हर सांस, हर कदम और हर सपना राजा के हुक्म के नीचे जीता था। खांडक के लोग सदियों से चाहते थे कि उनका मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बने, मगर किस्मत ने उन्हें ऐसा राजा दे दिया जिसने ताकत को रहमत नहीं जुल्म बना दिया। उस राजा का नाम था ऑक्टॉन। वह सिर्फ एक शासक नहीं था, वह अंधेरे जादू का जानकार था। उसकी नजर एक ऐसे ताज पर थी जिसे पहनने के बाद कोई उसे कभी हरा न सके। उस ताज का नाम था सबैक और उसे बनाने के लिए चाहिए था एडर्नियम नाम का एक रहस्यमयी पत्थर जो सिर्फ खांडक की धरती में पाया जाता था। ऑक्टॉन ने अपनी ही प्रजा को गुलाम बनाकर उस पत्थर की खुदाई में झोंक दिया। लोग भूखे, थके और टूटे हुए हाथों से मिट्टी कुरेदते रहते। जिसे भी पत्थर का कोई टुकड़ा मिलता वह डरते डरते भागकर पहरेदार को दे देता, क्योंकि थोड़ी सी देर भी उसकी जान ले सकती थी। कई बार तो रास्ते में ही दूसरे गुलाम उस पर टूट पड़ते ताकि इनाम खुद ले सके। एक दिन जाओ नाम के गुलाम को पत्थर का एक टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, आसपास के लोग उस पर झपट पड़े। तभी हारू नाम का एक लड़का बीच में आ गया। उसने जाओ को बचाया और खुद उसे लेकर पहरेदार तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही जाओ ने इनाम मांगा, उसी पल पहरेदार ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। खून से सना वो मंजर देखकर हारू कांप उठा। उसके पिता डेथ एडम उसे जबरदस्ती वहां से दूर ले गए। हारू के दिल में उसी दिन से एक आग जल उठी। वह अपने लोगों को इस गुलामी से आजाद देखना चाहता था, मगर उसके पिता ने उसे समझाया कि हीरो बनने की कोशिश करने वाले सब लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं। फिर भी हारू का इरादा नहीं बदला। उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। एक दिन उसने हिम्मत करके पहरेदार के हाथ से एडर्नियम का पत्थर छीन लिया और लोगों के सामने उसे आजादी की निशानी बना दिया। उसी पल खांडक के दिलों में एक चिंगारी जल गई। ऑक्टन समझ गया था कि अगर इस चिंगारी को अभी नहीं कुचला गया तो यह आग बन जाएगी। उसने हारू को सबके सामने फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब हारू को लाया गया तो भीड़ सन्न थी, मगर हारू आखिरी सांस तक आजादी का नारा लगाता रहा। जैसे ही तलवार उसका सिर काटने वाली थी, आसमान और धरती के बीच कुछ बदल गया। धरती के प्राचीन रक्षकों ने उसे चुना था। उन्होंने हारू को देवताओं की शक्तियां दी और वह एक पल में इंसान से कहीं ज्यादा बन गया। मगर तब तक ऑक्टॉन सबैक का ताज पूरा कर चुका था। शक्तियां पाकर हारू सीधे महल पहुंचा और ऑक्टॉन को ललकारा। ऑक्टॉन ने ताज की भयानक ताकत खोल दी। पूरा महल जंग का मैदान बन गया। दीवारें गिरने लगी, जमीन कांपने लगी। आखिरकार जीत हारू की हुई, मगर मरते वक्त ऑक्टॉन ने ताज को कहीं छुपा दिया ताकि कोई इंसान उसे फिर न पा सके। उस दिन के बाद हारू भी गायब हो गया। लेकिन खांडक की रेत आज भी एक कहानी फुसफुसाती है। कहा जाता है जिस दिन वहाँ के लोग फिर से बेबस होकर आसमान की तरफ देखेंगे, उसी दिन हारू लौटेगा और एक बार फिर आजादी की सांस वहाँ गूंज उठेगी। अब कहानी हमें आज के खांडक में ले आती है। एक ऐसा शहर जो कभी आजादी की सांस लेता था, अब इंटर गैंग नाम के विदेशी लड़ाकों के कब्जे में था। सड़कों पर सन्नाटा था। लोगों की आवाजों से ज्यादा बंदूकों की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। शहर से बाहर निकलने के लिए भी सरहद पर खड़े गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे, जैसे हर इंसान अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा हो। इसी माहौल में एक दिन एक वैन की तलाशी होने वाली थी। उसी वक्त 14 साल का एमॉन अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सीमा पार करने की कोशिश करता है, मगर एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड उसे लाइन में लगने को कहता है, लेकिन एमॉन गुस्से में उसे उल्टा सीधा सुना देता है। तभी गार्ड ड्राइवर करीम को वैन आगे बढ़ाने का इशारा करता है। जैसे ही वह अपनी कलाई पर लगे स्कैनर को देखता है, उसमें एक भगोड़ी औरत की तस्वीर उभर आती है। नाम होता है एड्रियाना, और वही एड्रियाना उस वैन के अंदर छुपी होती है। बाहर एमॉन गाड़ी के साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वह कोई और नहीं एड्रियाना का बेटा था। असल में एड्रियाना सबैक ताज को ढूंढने के मिशन पर निकली थी और एमॉन भी अपनी माँ के साथ जाना चाहता था, लेकिन एड्रियाना किसी तरह उसे समझाकर वापस घर भेज देती है। इसके बाद वैन एक पहाड़ के पास रुकती है। कहा जाता था कि यहीं कहीं सबैक ताज छुपा हुआ है। एड्रियाना अपनी दादी से मिला एक पेंडेंट निकालती है जो एडर्नियम पत्थर से बना था। समीर उसे देखकर कहता है कि अगर इसे चोर बाजार में बेच दिया जाए तो अच्छी खासी रकम मिल सकती है, मगर यह उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी थी, इसीलिए एड्रियाना के लिए इसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा थी। ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई भी था, हंसते हुए कहता है कि विरासत में उसे तो बस एक पुराना कोट और गंजापन मिला है। थोड़ी देर बाद तीनों पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और ताज की तलाश शुरू करते हैं। करीम गाड़ी में ही रुककर पहरा देने लगता है। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, इस्माइल अचानक गायब हो जाता है। समीर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा होता है। तभी वह देखता है कि समीर पहाड़ से नीचे गिरता चला आ रहा है। वह मदद के लिए दौड़ता है, मगर तभी कई फौजी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ खड़ा होता है। एड्रियाना घबरा जाती है और पूछती है कि समीर कहाँ है। इस्माइल हल्की मुस्कान के साथ कहता है वो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया है। कुछ ही देर में दोनों डेथ एडम की मजार तक पहुंच जाते हैं। उसे थोड़ी दूरी पर सबैक ताज मौजूद होता है। एड्रियाना दो बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर आखिरकार ताज तक पहुंच जाती है। तभी बाहर से फौजी अंदर घुस आते हैं और इस्माइल को पकड़ लेते हैं। वह चिल्लाकर एड्रियाना को भागने को कहता है, मगर फौजियों का लीडर करीम के सिर पर बंदूक तान देता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना खुद को उनके हवाले करने का फैसला करती है। वह डेथ एडम की मजार के सामने सिर झुकाती है
और एक पुराना मंत्र पढ़ती है। उसी पल चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और एक रहस्यमय योद्धा उनके सामने प्रकट होता है। वह एक फौजी को हवा में उठाकर बिजली जैसी ताकत से झटके देता है और पल भर में उसे ढेर कर देता है। बाकी फौजी उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, मगर उसी अफरा तफरी में एड्रियाना करीम के साथ वहां से निकल जाती है। उधर वो रहस्यमय योद्धा अपनी खौफनाक रफ्तार से फौजियों को एक एक कर गिराने लगता है और पहाड़ का वो हिस्सा एक बार फिर गवाही देने लगता है कि खांडक की मिट्टी में अभी भी किसी पुराने वादे की आग बाकी है। इसी बीच एड्रियाना ताज लेकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके सिर के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर टूट कर गिरने वाला था। उसी पल उस रहस्यमय योद्धा ने बिजली की रफ्तार से आकर उसकी जान बचा ली। अब सामने आ चुका था उसका नाम ब्लैक एडम, वही ताकतवर योद्धा जो हजारों साल से इसी पहाड़ में कैद था। सदियों बाद जब वह बाहर निकला तो पहली बार उसे इंसानों की बदली हुई दुनिया दिखी। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, आधुनिक हथियार और आसमान से बरसती आग। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे। उधर एड्रियाना और करीम दौड़ते हुए वैन तक पहुंचे और बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़े। रास्ते में एड्रियाना ने कांपती आवाज में बताया कि ताज मिल चुका है और उनका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन उनके पीछे कुछ ही दूरी पर एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टरों को हवा में ही आपस में टकरा दिया। आग का गोला आसमान में फट पड़ा। कुछ ही पलों में सैकड़ों फौजी गाड़ियां वहां आ पहुंची, मगर ब्लैक एडम एक ही जगह खड़ा रहा और अपनी शक्तियों से सबको मिटा डाला। चारों तरफ तबाही फैलाने के बाद वह एड्रियाना की वैन के सामने आ खड़ा हुआ। तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बम फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ, मगर ब्लैक एडम टस से मस नहीं हुआ। उसने उस आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया और जख्मी हालत में वहां से आगे बढ़ गया। करीम ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन कुछ ही कदम बाद ब्लैक एडम लड़खड़ाकर फिर से धरती पर गिर पड़ा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ के अंदर था। तभी उसके फोन पर उसके आतंकी ग्रुप के एक मेंबर की कॉल आती है। यहीं से सच सामने आता है। इस्माइल असल में एक अंडरकवर एजेंट था जो एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था। उसका मिशन इस बार नाकाम हो गया था। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके ताज किसी भी कीमत पर लेना था। दूसरी तरफ जब हॉकमैन को ब्लैक एडम के दोबारा जागने की खबर मिलती है तो वह तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। उसकी टीम में साइक्लोन नाम की एक लड़की होती है जिसे हवा को काबू करने की ताकत मिली थी। दूसरा होता है एडम स्मैशर जो अपने शरीर का आकार बदल सकता था। और इन सब के बीच सबसे रहस्यमय और ताकतवर था डॉक्टर फेट। हॉकमैन के बुलावे पर तीनों उसके यूएस वाले बंगले में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि यह एक इंटरनेशनल मिशन है। उनका काम है खांडक जाकर ब्लैक एडम नाम के इस सुपर योद्धा को पकड़कर लाना। इस टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और कुछ ही देर बाद वे सब एक सुपर शिप में बैठकर खांडक की ओर उड़ जाते हैं। हॉकमैन पहले ही सबको बता चुका था कि इस शिप को तोड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसका बाहरी ढांचा एक ऐसे खास मेटल से बना था जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ घंटे बाद ब्लैक एडम की आंख खुलती है। वह खुद को एमॉन के कमरे में पाता है। वह बिस्तर से उठता है और बस एक पल में अपनी सारी चोटें अपनी ताकत से ठीक कर लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे पहाड़ में कैद हुए पूरे 5000 साल बीत चुके हैं। उधर लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखे दिखते हैं। उन शब्दों में लिखा होता है कि जिंदगी ही मौत का जरिया है। एमॉन अपने कमरे में ब्लैक एडम को बताता है कि उसके गायब होने के बाद खांडक पर बाहरी ताकतों ने कब्जा कर लिया था और लोगों को फिर से गुलाम बना लिया गया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्तियां बनाई, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन उनका चैंपियन जरूर लौटेगा। ये सब सुनकर ब्लैक एडम सिर्फ इतना कहता है कि वह कोई हीरो नहीं है और अगले ही पल वह दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब वह इस नई दुनिया को खुद समझने निकल पड़ा था। पीछे से एमॉन चुपचाप अपने कमरे में बने एक गुप्त रास्ते से उसका पीछा करता है ताकि उसकी मां को पता न चले। उधर जस्टिस सोसाइटी की शिप खांडक के आसमान में दाखिल होने ही वाली होती है। डॉक्टर फेट टीम को प्लान समझाता है। वह कहता है कि अगर ब्लैक एडम को काबू करना है तो उससे शिजाम कहलवाना होगा। जैसे ही वह यह शब्द बोलेगा उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। इधर एमॉन भागते हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लेता है और सारे गार्ड्स को मैसेज भेज देता है कि खांडक का चैंपियन लौट आया है। कुछ ही देर में फौजी उसका पीछा करने लगते हैं, मगर एमॉन अपने स्केट बोर्ड पर फिसलता हुआ निकल जाता है। वह दोनों हाथों से एक त्रिकोण बनाकर ब्लैक एडम को इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में फौजी उसे पकड़ लेते हैं। उसकी माँ एड्रियाना उसे बचाने दौड़ती है। एड्रियाना किसी तरह गार्ड्स को समझाकर एमॉन को छुड़ा लेती है, मगर अब फौज को पता चल चुका था कि वह खुद भी वांटेड है। जैसे ही वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, उसी पल ब्लैक एडम आसमान से उतरकर उन्हें बचाने आ जाता है। एक गार्ड उसके सिर पर लोहे का सरिया मारने की कोशिश करता है तो ब्लैक एडम उसे हवा में उछालकर बहुत दूर फेंक देता है। फौजी उस पर गोलियां चलाते हैं, मगर वह एक एक करके सबको गिरा देता है। जब वह 2 फौजियों को पकड़कर हवा में उड़ा ही रहा होता है, तभी सामने जस्टिस सोसाइटी की शिप आ जाती है। ब्लैक एडम उन दोनों को आसमान से नीचे फेंक देता है। उनकी जान बचाने के लिए हॉकमैन शिप से छलांग लगा देता है। हवा में ही वह अपना सूट एक्टिवेट करता है और दोनों को सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। लेकिन यह बहादुरी बेकार जाती है, क्योंकि अगले ही पल ब्लैक एडम उन पर बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर फेट सामने आता है और ब्लैक एडम से खुद
खुद को उनके हवाले करने को कहता है। ब्लैक एडम ठंडी आवाज में कहता है कि वह मरने से पहले एक गुलाम था और अब एक भगवान की तरह जन्मा है और वह किसी के सामने नहीं झुकेगा। डॉक्टर फेट उस पर हमला करता है और उसके दिमाग में 5000 साल पुराने खांडक का एक भ्रम खड़ा कर देता है। ब्लैक एडम अपने पुराने शहर को देखकर पल भर के लिए थम जाता है और उसी पल हॉकमैन उस पर जोरदार वार कर देता है। गुस्से में ब्लैक एडम हॉकमैन को बिजली के झटके देता है और हवा में उठाकर पीटने लगता है। तभी डॉक्टर फेट बीच में आकर ब्लैक एडम को वापस जमीन पर दे मारता है। अब बारी थी साइक्लोन और एडम स्मैशर की। साइक्लोन ने दोनों हाथ उठाए और हवा को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अगले ही पल आसमान में एक भयानक बवंडर खड़ा हो गया। उसी बवंडर के अंदर से लोहे के सरिये उड़ते हुए ब्लैक एडम की तरफ बढ़े, जैसे उसे जकड़कर कैद करना चाहते हों। मगर ब्लैक एडम ने एक झटके में खुद को आजाद कर लिया। डॉक्टर फेट ने फिर से उसे काबू में करने की कोशिश की। साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर आखिरी हमला किया, लेकिन अब ब्लैक एडम पूरी तरह भड़क चुका था। उसने अपनी सारी ताकत एक साथ खोल दी और एक ही वार में सबको जमीन पर गिरा दिया। उसे लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है। तभी एडम स्मैशर अपने भारी मुक्के के साथ सामने आया। एक जोरदार वार में ब्लैक एडम की पसलियां तक हिल गईं। मगर जैसे ही ब्लैक एडम सीधा हुआ, उसने एक ही घूंसे में एडम स्मैशर को बेहोश कर दिया। आसपास खड़े लोग खुशी में उसके नाम के नारे लगाने लगे और ब्लैक एडम वहां से चला गया। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम को रोक दिया। उसने साफ कह दिया कि अब कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त उनमें से किसी के पास उसे हराने की ताकत नहीं है। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा। उसने एक दर्शन में देखा था कि सबैक का ताज एड्रियाना के आसपास ही है, मगर एड्रियाना ने साफ कह दिया कि उसके पास ऐसा कोई ताज नहीं है। असल में लड़ाई के दौरान एमॉन चुपचाप ताज अपने बैग में डालकर निकल गया था। अब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ उस पुराने महल की तरफ चल पड़ी जहाँ ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल से अपने लोगों को आजाद कराने निकला था, मगर टीम का मानना था कि वह आजादी नहीं, बदले के इरादे से गया था। उस वक्त उसके गुस्से ने उसकी ताकत को उसके काबू से बाहर कर दिया था। पूरा महल तबाह हो गया था। तभी धरती के जादुई रक्षकों ने उसे शक्तियों के लायक न समझते हुए एक मजार में कैद कर दिया था और 5000 साल बाद एड्रियाना ने अनजाने में उसे फिर से आजाद कर दिया। कुछ देर बाद एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची। इस बार ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। उधर एमॉन जब घर पहुंचा तो उसने इस्माइल को जिंदा देखा और हैरान रह गया। अगले ही पल इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी। तभी खुलासा हुआ कि वही गद्दार था और ताज चुराने आया था। उसने एमॉन और करीम को जान से मारने की धमकी देकर बैग मांग लिया। करीम इतना खतरनाक ताज उसके हाथ में जाने नहीं देना चाहता था। वह इस्माइल पर टूट पड़ा और एमॉन को भागने को कहा। इसी हाथापाई में करीम को गोली लग गई, मगर तब तक एमॉन अपने कमरे के गुप्त रास्ते से निकल चुका था। मीटिंग के दौरान एमॉन ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता दी। उसने कहा कि इंटर गैंग उसके पीछे पड़ी है और वह एक इमारत में छुपा हुआ है। एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ब्लैक एडम बिना एक पल गंवाए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने एमॉन को पकड़ रखा था। उसने उन्हें छोड़ने को कहा, मगर जवाब में उन्होंने एमॉन को ऊपर से नीचे फेंक दिया। एन वक्त पर ब्लैक एडम ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह बाकी आतंकियों की तरफ बढ़ा, उसी दौरान इस्माइल एमॉन के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गया। उसने बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, मगर एमॉन चुप रहा। इस्माइल उसे बंधक बनाकर ले गया। जब ब्लैक एडम को यह पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। इस्माइल एमॉन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा चुका था। वहीं से एमॉन ने अपनी माँ को फोन कर बताया कि वह कैद में है। ये सुनते ही जस्टिस सोसाइटी भी उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक के बाद एक मोटरसाइकिलों को रोककर तलाशी लेने लगा और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को खत्म करता गया। हॉकमैन ने उसे लोगों की जान लेने से रोका, मगर ब्लैक एडम किसी के हुक्म मानने वाला नहीं था। आखिर में उसने आखिरी मोटरसाइकिल भी देख ली और कहा कि एमॉन यहाँ भी नहीं है। असल में इस्माइल ने ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया था। वह खुद एमॉन को लेकर एक ट्रक में फरार हो चुका था। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा। उसे पता था कि ताज यहीं कहीं छुपा है। वहाँ उसने करीम को गोली से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा देखा। उसकी हालत नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, मगर डॉक्टर फेट ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि उसे भविष्य की झलक दिखती है और करीम की मौत आज नहीं होगी, उसकी मौत बिजली के झटके से होगी। ये सुनकर करीम ने राहत की सांस ली, लेकिन मजाक में बोला कि अब शायद उसे इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना पड़ेगा। करीम को शिप में इलाज के लिए ले जाया गया। तभी एड्रियाना घर पहुंची और डॉक्टर फेट को देखकर चौंक गई। फेट ने उसे यकीन दिलाया कि वे सब मिलकर एमॉन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां पहुंच गए। वे अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडे लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनके दिमाग से जानकारी निकाल सके, मगर ब्लैक एडम उन्हें उठाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया। उसने उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर सवाल पूछे। जवाब मिलते ही उसने सच में उन्हें नीचे गिरा दिया। हॉकमैन किसी तरह उन्हें बचाने में कामयाब रहा, लेकिन ब्लैक एडम का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह उन्हें खत्म करने बढ़ा और हॉकमैन ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों की जबरदस्त भिड़ंत में पूरा घर हिल गया और इसी हाथापाई के दौरान सबैक का ताज अचानक ब्लैक
एडम के हाथ में आ गया। आखिरकार सबैक का ताज उनके हाथ में आ चुका था। अब पहली बार ब्लैक एडम, एड्रियाना और जस्टिस सोसाइटी एक ही मकसद के लिए साथ खड़े थे। सबका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर एमॉन को बचाना। वे मिशन के लिए निकल ही रहे थे कि डॉक्टर फेट को भविष्य की एक झलक दिखाई दी। उस झलक में हॉकमैन की मौत साफ नजर आ रही थी। फेट ने भारी दिल से कहा कि बहुत जल्द उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। कुछ ही देर में वे अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे टीम के बाकी सदस्यों की जान बचाई जा सके। जैसे ही वक्त आया, ब्लैक एडम ने हमला बोल दिया। उसकी एक ही एंट्री ने सैकड़ों सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। तभी उसका सामना इस्माइल से हुआ, मगर वह उस पर हाथ नहीं उठा सका। इस्माइल एडर्नियम से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। थोड़ी ही देर में बाकी टीम भी वहां पहुंच गई। जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सिर पर तनी हुई बंदूक देखी तो उसका दिल कांप उठा। उसने बिना एक पल सोचे ताज इस्माइल के हवाले कर दिया, बस एमॉन की जान बचाने के लिए। ताज हाथ में आते ही इस्माइल ने अपना सच सामने रखा। वह राजा ऑक्टॉन का आखिरी वंशज था। अब ताज के साथ वह खुद को खांडक का अगला राजा समझने लगा। उसने ताज पर लिखा मंत्र पढ़ा, अपना सुरक्षा कवच बंद किया और एमॉन पर गोली चला दी। मगर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम अपनी बिजली जैसी रफ्तार से एमॉन को खींच कर ले आया। गोली उसे छू भी न सकी, लेकिन ब्लैक एडम का गुस्सा फिर से बेकाबू हो गया। उसकी ताकत फट पड़ी और पूरा पहाड़ कांप उठा। किस्मत से जस्टिस सोसाइटी के सुरक्षा कवच की वजह से एड्रियाना और एमॉन बच गए, मगर एमॉन को अब तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसी दौरान एडम स्मैशर को इस्माइल के जले हुए शरीर के पास ताज पड़ा मिला और वह उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया। उसने उसे उस महल के सामने खड़ा देखा जहाँ उसके बेटे हारू की मूर्ति लगी थी। यहीं से ब्लैक एडम की असली कहानी खुलती है। धरती के जादुई रक्षकों ने हारू को चुना था ताकि वह अपने लोगों को आजादी दिला सके, मगर जब हारू बार बार जीतने लगा तो राजा ऑक्टॉन ने उसके माता पिता को बंदी बना लिया। जिस दिन हारू के पिता को मारने वाले थे, उस दिन हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को दे दी ताकि उनकी जान बच सके। हारू नहीं जानता था कि यही उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। जैसे ही उसकी ताकत उससे निकली, दूर से एक तीर उसके सीने में आकर लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। ये देखकर उसके पिता डेथ एडम का दिल जल उठा। उसी दिन से वह ब्लैक एडम बन गया। अब ब्लैक एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बेकाबू गुस्से से खुश नहीं होगा। उसने अपनी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। उसने यह जिम्मेदारी हॉकमैन को सौंपी और उससे वादा लिया कि वह कभी उससे शिजाम नहीं कहलवाएगा, क्योंकि बिना वह शब्द बोले ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी ताकत हासिल नहीं कर सकेगा। हॉकमैन उसे समुद्र के नीचे बने एक लैब में ले गया जहां एमिलिया हारकोट नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम मौजूद थी। एमिलिया ने वादा किया कि आज के बाद ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलेगा। उस जगह कई और खतरनाक कैदी भी रखे गए थे। मगर इसी बीच शिप के मॉर्ग में इस्माइल की लाश में अजीब सी हरकत होने लगी। उधर डॉक्टर फेट को बार बार वहीं झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मिशन पूरा हो चुका है तो यह डरावना एहसास क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा। फेट को बस एक ही चिंता थी, अगर हॉकमैन की मौत हुई तो जस्टिस सोसाइटी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इस्माइल को मार गिराने के बाद भी एड्रियाना के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तभी उसे सबैक ताज पर लिखा वो वाक्य याद आया, जिंदगी ही मौत का जरिया है। लेकिन मरते वक्त इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, मौत ही जिंदगी का जरिया है। एड्रियाना ने ताज को पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ा जाए तो वही सच बन जाता है। तभी उसे समझ आया कि इस्माइल ने जानबूझकर खुद को मरवाया था ताकि वह मरने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौट सके और खांडक की गद्दी पर बैठ जाए। जैसे ही यह सच सामने आया, ताज अचानक गायब हो गया। उसी पल समुद्र की गहराइयों से सबैक जाग उठा। हॉकमैन ने बिना देर किए उस पर मिसाइल दाग दी, मगर सबैक ने उनकी शिप ही तबाह कर दी। जस्टिस सोसाइटी ने तय कर लिया कि अगर सबैक गद्दी तक पहुंच गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हॉकमैन और उसकी टीम ने मिलकर सबैक को घायल कर दिया। जब सबैक ने पलटकर हमला किया तो हॉकमैन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल डॉक्टर फेट को एहसास हो गया कि उसकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है। उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया और टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। वह अपने सबसे करीबी दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। पहली बार ऐसा हुआ कि वह यह नहीं देख पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हॉकमैन अपने दोस्त को यूं नहीं छोड़ सकता था। उसने कवच तोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उधर डॉक्टर फेट अकेले ही सबैक को रोकने निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम आएगा। लड़ाई के बीच उसने ब्लैक एडम को संकेत भेजा कि सिर्फ वही सबैक को हरा सकता है। फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया। गार्ड्स उसे रोकने दौड़े मगर ताकत खोने के बावजूद ब्लैक एडम उन्हें पछाड़ता हुआ समुद्र में कूद गया। उसी पल सबैक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार कर दिया। सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन दौड़ता हुआ फेट तक पहुंचा मगर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर फेट मर चुका था। उधर सबैक सिंहासन पर जा बैठा। एक भयानक आग भड़क उठी और उसने खुद को खांडक का राजा घोषित कर दिया। पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आ गई और आम लोगों पर टूट पड़ी। एड्रियाना उनका सामना करने आगे बढ़ी। तभी करीम वैन लेकर वहां पहुंच गया। उसे इन जॉम्बियों से डर नहीं था क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि उसकी मौत बिजली से होगी। उधर एमॉन ने लोगों से मदद मांगी और आम लोग भी जॉम्बियों से लड़ने के लिए आगे आ गए। इसी बीच ब्लैक एडम समुद्र से बाहर निकला और उसने शिजाम पुकारा। उसी पल उसकी सारी
शक्तियां लौट आईं। सबैक ने अपनी सत्ता जताने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी जो सीधा एमोन पर गिरने वाली थी। ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। ब्लैक एडम और सबैक के बीच भयानक जंग छिड़ गई। कुछ पलों में सबैक भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में कूदने का फैसला किया। उसने सबैक पर हमला किया और बुरी तरह जख्मी हो गया, ठीक वैसा ही जैसा फेट ने देखा था, मगर यह उसका असली शरीर नहीं था। फेट के हेलमेट की मदद से उसने अपने कई रूप बना लिए थे और सबने एक साथ सबैक पर धावा बोल दिया। उसी पल ब्लैक एडम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जोरदार वार में उसने सबैक के शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया और उसी के साथ पाताल से निकली सारी शैतानी फौज धुएं की तरह गायब हो गई। खांडक के लोग जीत के नारे लगाने लगे और खुशी से झूम उठे। आपसी मतभेद भले रहे हों, लेकिन आखिरकार ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद खुद ही गायब हो गया। जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन वहीं छोड़ दिया क्योंकि उसने अब सभी की जान बचा दी थी। टीम वापस यूएस लौट गई और ब्लैक एडम खांडक के सिंहासन पर पहुंचा। लोगों ने उसे राजा बनाकर देश चलाने को कहा, लेकिन ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन तोड़ दिया और साबित कर दिया कि वह सत्ता के लिए नहीं बल्कि रक्षक के रूप में काम करेगा। उसकी वजह से खांडक अब हमेशा के लिए आजाद रह सकेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल